तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम ज्योग्राफी लेसन क्लास 11th का जो लास्ट लेसन है आप सभी का प्राकृतिक आपदा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें से हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमें पढ़ना है भूकंप के प्रभाव को। तो बेसिकली भूकंप के प्रभाव क्या है? तो आप सबको पता है भूकंप का सबसे पहला प्रभाव यही है कि भूकंप जब आता है तो ये स्थलाकृति स्थल की जो आकृति है उसमें कई बार बदलाव कर देता है। जैसे कोई स्थल आकृति हो सकता है फट जाती है, जमीन जैसे उसमें दरार आ जाती है या फिर कहीं खाई हो जाती है। कई बार भूस्खलन की वजह से हम क्या कहते हैं जो स्थल की आकृति है उसमें परिवर्तन आ जाता है। पहला प्रभाव लिखोगे, ठीक है। दूसरा प्रभाव क्या लिखोगे कि भूकंप आने से कई बार जंगलों में आग लग जाती है। दूसरा प्रभाव इसका क्यों? क्योंकि घर्षण होता है। भूकंप आने से जमीन हिलती है, पेड़ों की डाल आपस में रगड़ती है और उसकी वजह से कई बार आग लग जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आप बोलोगे भैया पेड़ की आग इतनी देर तक थोड़ी हिलती रहती होगी, जैसे बैम्बू होता है या कोई ऐसे बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो एक बार हिलते हैं ना तो वो अच्छी हिलते ही रहते हैं। वो जब तक स्थिर नहीं हो पाएंगे जब तक वो अपने आप ही उस अवस्था में दोबारा ना आ जाए। तो कई बार जंगलों में आग लग जाता है इसकी वजह से। कई बार भूस्खलन हो जाता है भूकंप आने से। पहाड़ों पे जब भूकंप आता है तो जमीन क्या होती है? स्लाइड हो जाती है। याद रखना है। चौथी बात, कई बार जान और माल की हानि दोनों होती है। यानी कई बार हमारे आवास वो भी गिर जाते हैं, पशुओं को हानि पहुंचती है, हमें भी हानि पहुंच जाती है, हम भी दब जाते हैं। और पांचवी बात करें, भूकंप जब भी आता है तो जब देखो भूकंप जैसे जमीन पे आ रहा है तो आपने क्या देखा? बोलोगे भैया जंगलों में आग लग रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। लेकिन कई बार भूकंप पानी में भी आता है और पानी में भूकंप आने से सुनामी आती है। याद रखना है। तो 5 प्रभाव मैंने बता दिए। ये पांचों प्रभाव आपको लिख लेने हैं। 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है भाई? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? अब आप इसको बढ़ा के लिखना चाहो तो थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हो। भूकंप आने से सुनामी आती है, तटवर्ती इलाके डूब जाते हैं, कई बार तटवर्ती इलाकों में भी नुकसान पहुँचता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि भूकंप जो है दूसरी आपदाओं को आने के लिए भी न्योता देती है या उसको बढ़ावा देती है। आप ये भी कह सकते हो। अब आगे कहता है भूकंप का न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब क्या है कि आज हम भूकंप को कैसे पहचान लेते हैं? कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं? तो इसके भी कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आज हमारे पास में कई सारी तकनीकें विकसित हो गई है। तो भूकंप जब आता है तो भूकंप आने के कुछ हमने क्राइटेरिया बना दिया या फिर हमने भूकंप किन क्षेत्रों में ज्यादा आता है हमने उन क्षेत्रों को लोकेट कर लिया है। जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो जापान में आता है। तो जापान में कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर डेवलप किया गया है, जैसे घर बनाना और चीजें इस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसकी वजह से वहां पर घर, आवास वो सब नुकसान नहीं पहुंचते जब वो भूकंप आता है। समझ पा रहे हो? ग्रामीण इलाकों में बैम्बू के घर बनाए जाते हैं और शहरी इलाकों में जो है भूकंप रोधी घर बनाए जाते हैं। जैसे बिंब डालना, अलग-अलग तरह की कि बिंब समझते नहीं, जो पिलर बोलते हो जिसको आप घर बनाने से पहले कोने-कोने में आप जो लगाते हो वो, ये भूकंप रोधी होते हैं, इसीलिए हम उसको डालते हैं। ठीक है? वो घर को पूरी तरीके से पकड़े रखते हैं, सरिया-वरिया जो भी यूज़ करते हैं। तो भूकंप न्यूनीकरण से हमने क्या कर दिया? सबसे पहला काम तो हमने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली जहाँ अक्सर भूकंप आते हैं और वहाँ पर उस हिसाब का घर बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जो उसे प्रभावित ना करे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भूकंप जब आता है तो भूकंप आने के बाद में आपने कहा जान और माल दोनों की हानि होती है। तो भूकंप कितनी तीव्रता से आता है, इसको मापने के लिए हमने क्या कर रखा है? हमने ग्राफ बना रखा है, जिसमें हम उसको लोकेट करते हैं कि पिछला भूकंप कैसा आया, अब की बार भूकंप कैसा आया। उस सारा हिस्ट्री को हम डाटा को हम रखते हैं और हम उसमें एक एवरेजली देखते हैं कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा भूकंप आ रहा है। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं न्यूनीकरण की सहायता से कि हम वहां पर उस हिसाब से घर बनाएंगे, आवास बनाएंगे जहां पर कम भूकंप आए। ऐसी जगह पर हम डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। जहां पर ज्यादा भूकंप आता ही रहता है या ज्यादा बड़े पैमाने पे भूकंप आता है, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, गिर जाती है, तो वहां पर हम घर नहीं बनाते, स्कूल्स नहीं बनाते, अस्पताल नहीं बनाते, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ये ग्राफ हमें ये हेल्प करता है कि कहाँ हमें टाउन प्लानिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी। भूकंप न्यूनीकरण से ये फायदा हुआ। तीसरा, आपने एक रिक्टर स्केल सुना होगा जिस पे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, है ना? रिक्टर स्केल। तो ये बेसिकली रिक्टर स्केल हमें शो करता है भूकंप कितना तेज आया, कितना कम आया। हालांकि भूकंप, ये कहा जाता है कि भूकंप कब आएगा, कितना तेज आएगा, इसका अनुमान लगाना अभी तक यथासंभव हो नहीं पाया है। जैसे बाढ़ का है, बाढ़ का क्लियर हो जाता है कि भी ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा तो बाढ़ आ सकती है, तो उस जगह पर उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। लैंडस्लाइड होता है तो लैंडस्लाइड में क्या होता है कि एक पल के लिए जो रोड होते हैं वो कवर हो जाते हैं पहाड़ों की वजह से, तो उसको क्रेन की सहायता से या और सहायता से उसको ठीक कर दिया जाता है। वो एक बड़े पैमाने पे नहीं आता, या उस पे हम कह सकते हैं पहाड़ों पे वैसे भी ज्यादा घर नहीं होते
और जिसने ऐसे जगह पर घर बना रखा है जहां पर लैंडस्लाइड होता ही रहता है, तो वहां तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी जाओगे तो जहां पर पत्थर अक्सर गिरते ही रहते हैं, तो उन्होंने पूरा हिस्सा कवर कर रखा है। जहां पर अक्सर गिरते ही रहते हैं, वो हिस्सा उन्होंने टीन से, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो टीन का बना होता है ना पूरा, नीचे बैठते हैं लोग या फिर खड़े रहते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं, वैसा ही टीन का बना रखा है कि जनरली छोटा मोटा पत्थर गिरे, छोटा मोटा का मतलब कुछ इस हिसाब का पत्थर गिरे जिससे लोगों को कम चोट पहुंचे। अगर पूरा इंसान पे गिर जाएगा तब तो भैया इंसान तो उसकी चटनी बन जानी तय है। लेकिन अगर पत्थर किसी टीन पर वैसे गिरता है तो उसका थोड़ा सा जो फोर्स है, बल है, वो कम हो जाता है। हाँ, ठीक है, उसकी शायद हो सकता है जब उस पर गिरे तो आप थोड़ा सा आवाज आपको आएगी तो आप थोड़ा बच भी जाओ। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। कहता है भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करी है। हमने पहला काम क्या किया है, भूकंप नियंत्रण केंद्र बना दिए जगह जगह पर, और जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो है सूचना पहुंचाई जा सकती है। और याद रखना है, भूकंप नियंत्रण केंद्र कैसे सूचना पहुंचाता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे ज्योग्राफिकल आपका पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे जीपीएस बोलते हैं, आपके मोबाइल में होता है ना जीपीएस सिस्टम, ये हमने आजकल डेवलप किया है और बेसिकली ये हमें बता देता है कि कहां पर प्लेटें ज्यादा हलचल कर रही है, कहां पर, आपको पता है प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के हलचल करने से भूकंप आता है, तो इससे हमें पता चल जाता है। अगली चीज कहता है देशों में भूकंप संभावित क्षेत्रों को सुबोधता मानचित्र तैयार करना। देखो दूसरा मैंने अभी बताया था, हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं कि किन देशों में ज्यादा भूकंप आता है और उसी हिसाब से जोखिम, सीधी सी बात है, लोगों को बता दिया जाता है कि भाई यहाँ पर भूकंप आ सकता है। अब आपको घर बनाना है, आपको रहना है, तो आप अपने हिसाब से कर लो, आप खुद रिस्क लेके कर लो। ठीक है, उन्हें इस प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित कर देती है सरकारें। तीसरी चीज कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में घरों का जो प्रकार है और भवन है उसके डिजाइन में सुधार लाना। ऊंची इमारतें व जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उसको स्थापित वहां पर नहीं करते या अनुमति ही नहीं देते, हम वहां पर अनुमति ही नहीं देते। और चौथी बात क्या कहता है, अतः भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी रेसिस्टेंस इमारतों का इस्तेमाल करना। जैसे मेट्रो बनती है, देखो एक तो नॉर्मल ट्रेन है और एक मेट्रो है, फ्लाईओवर बनते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन फ्लाईओवर पे बस जाता है, बस ट्रेन ट्रक फ्लाईओवर हद मार के इसको उठाता है, लेकिन जो मेट्रो का पिलर बनता है तो वो उसकी मजबूती और जो फ्लाईओवर की है उसमें बहुत अंतर होता है। आप कभी फ्लाईओवर पे खड़े होगे ना तो आपको फ्लाई जब बड़ा सा ट्रक जाएगा, हैवी ट्रक जाएगा, तो फ्लाईओवर आपको हिलता हुआ दिखेगा, परंतु मेट्रो का ऐसा नहीं दिखेगा आपको। उसकी मजबूती अलग तरीके से बनाई जाती है कि भूकंप भी आए या कुछ चीजें ऐसी भी रहे तो उससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये इट्स ऑल अबाउट जो हमारा अर्थक्वेक के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया जितना आपके पेपर में पूछा जा सकता था। अब हम एक अगली आपदा की तरफ मूव करेंगे जो कि आपकी सुनामी है। सुनामी देखो क्या लिखा है, भूकंप ज्वालामुखी से महासागर धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भूकंप के प्रभाव में कि कई बार भूकंप जब धरती पे आता है तो जमीन को क्या करता है भाई, कई बार बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है, जमीन फट जाती है, भूस्खलन हो जाता है, जमीन पे तो ये प्रभाव देता है। लेकिन कई बार जब समुद्र के अंदर या पानी के अंदर क्या होता है, जब भूकंप आता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और वो गुरुत्वाकर्षण बल उसके अंदर सुनामी लाने का काम करता है। बोलिए समझ में आया। आगे कहता है कि ये हलचल जब पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापित हो जाती है, यानी महासागर की जो जल है वो इधर उधर होने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप वहां पर क्या है, उच्च तरंगे पैदा होती है या गुरुत्वाकर्षण का एक अलग सा फोर्स या बल लगना शुरू हो जाता है और यही आगे चलकर सुनामी लाने का कार्य करती है। सुनामी आने से क्या होता है, ये तेज लहरें होती हैं प्लस तेज हवाएं होती हैं, जिसकी वजह से इसके सामने जो कुछ भी आता है, चाहे वो भवन हो, इमारत हो या फिर कोई पर्सन हो, वो सबको हो सकता है उड़ा के ले जाए, सबको तोड़ ताड़ दे, डिमोलिश कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ने वाली तरंगे होती हैं। हम देख चुके हैं, हमने छोटी क्लास में शायद 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हमने एक सुनामी का चैप्टर पढ़ा था जो 2004 में भारत में आई सुनामी को बताता है कि उस सुनामी ने भारत में लाखों लोगों को, घर को उसके डैमेज कर दिया था और बहुत से हजारों लोग ऐसे थे जो लोग घायल भी हुए थे और सैकड़ों लोग ऐसे थे जो मारे भी गए थे। ठीक है भाई, 2004 में केरल में साउथ में आया था। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को। परंतु कार्यांतल कार्यांतल मतलब आज के जमाने में तो देखो सरकार जो है इस हिसाब की पॉलिसी बना रही है कि जो तटवर्ती इलाके वहां पर ऐसे घर ही ना बनाए। और ऐसा नहीं कि सुनामी आती नहीं है, अभी पिछले 2 साल पहले कोरोना के काल में भी क्या हुआ था, सुनामी आई थी। ठीक है, तो आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये सुनामी। और पहली बात, सुनामी कहाँ आएगी, पहली बात तो उत्तर में तो आ नहीं पाती ज्यादा क्योंकि साउथ में ही समुद्र है, उसी के किनारे आएगी ना। बोलने वाली क्या बात है, कहां पर क्या, साउथ की तरफ ही आती है। जब कोई आपसे पूछेगा तो आपको यही उत्तर बोलना है कि सीधा साउथ की तरफ आती है।
साउथ में भी आपका स्पेशली मैं बता दूं, जो तमिलनाडु, केरल, इनको तो तुम, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसको नाम रख देना अगर ना याद है तो। ये 4 राज्य तो रखो ही, 5 ही तो राज्य है वहां पर, ठीक है। ऐसा तो ये 4 राज्य तो आप नाम याद रखना ही रखना है, ठीक है भाई। कहता है आगे कि भाई जो जल है उनमें तरंग बनती है, तरंग का मतलब लहरें बनती है, और बहुत सारी लहरें, लहरें पे लहरें, लहरें पे लहरें, और लहरें लहराती हुई लहरा जाती है और लोगों को लहरा देती है, ठीक है। समझ गया, मतलब लोगों को डुबा देती है, लोगों का घर जो है वो क्या कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है, ध्वस्त भी कर देती है, ऐसा भी होता है। महासागर में जल तरंगों की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। अच्छा, अब कहता है कि जल की जो स्पीड है, जो लहरों के रूप में आ रही है, वो किस स्पीड से आएगी, तो ये उसकी किस पर निर्भर करेगी, गहराई पर। अगर जो समुद्र जितना गहरा, वो समुद्र में उतना तगड़ा सुनामी आएगी, और यही रीजन है सबसे ज्यादा जो सुनामी है वो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में आपका आता है। मैरियाना खाई भी वहां पर है, रिंग अग्नि वाले क्षेत्र यानी रिंग ऑफ फायर जिसे बोलते हैं वो भी वहां पर है। पेपर में आपसे क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो याद रखना है कि इसकी गति जो है उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। यानी उथला समुद्र मतलब जहां उबड़ खाबड़ ज्यादा होता है, उथला वो होता है, और गहरा का मतलब क्या है, ऐसा खाई बनेगा, उबड़ खाबड़ में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, जैसे ब्रेकर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे कहता है परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग में इसको कम, अब देखो महासागर में क्योंकि जल ही जल है, तो जब महासागर के अंदर जब सुनामी आती है तो महासागर को नुकसान इतना नहीं पहुंचाता सुनामी जितना स्थल को नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि स्थल पर लोगों ने अपने आवास बना रखे हैं, लोग रहते भी हैं, और इस वजह से वो उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है भाई, व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए समुद्र में जल, अब कई बार सुनामी जब आती है तो स्थल अच्छा समुद्र में क्या नुकसान पहुंचाएगी, जो समुद्र के अंदर पहाड़ है कई बार उसको हिला देती है, कई बार समुद्र के अंदर खाई भी बना देती है ये, कई बार समुद्र के अंदर जो जलवायु वनस्पति उगी हुई है उसको भी, अब बोलोगे समुद्र के अंदर भी पेड़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ध्यान रखना है, उसको भी नुकसान पहुंचा देती है। समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु है उसको भी नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है भाई। और जो समुद्र के ऊपर या फिर समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी वगैरह जो चल रही है कई बार उसको भी वो नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है। एक मूवी है जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ पाई, अगर आप देखोगे तो आप देखना, हॉलीवुड की है, बहुत अच्छी मूवी है, इमरान खान हमारे इंडिया का हीरो है इसके अंदर, ऑस्कर विनिंग मूवी है, ऑस्कर का मतलब है पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जो फिल्म होती है उसको अवार्ड मिलता है, तो वो इमरान खान का है, तो फिल्म देखना, उसके अंदर काफी अच्छा समुद्र के बारे में होता है। लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई, इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में मिल जाएगी आपको। देखो कहता है कि समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में सुनामी महसूस नहीं भी होती, इसीलिए क्योंकि वहां पर गहरे में पानी पानी है, पानी में क्या लहर पता चलेगी, पानी में लहरों का इतना पता चलेगा नहीं, इसलिए कहता है वहां पर नहीं होती। इसीलिए कहता है कि लहरों की लंबाई अधिक होती है लेकिन उनकी ऊंचाई कम होती है, इसीलिए समुद्र में देखो एक जल्दी में बताऊं, समुद्र में तुमने देखा होगा समुद्र की लहरें, कई बार आपने एक चैप्टर पढ़ा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन टुगेदर, अभी ने चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के अंदर आपने ये पढ़ा था कि समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठती है, परंतु समुद्र में वो शिप में थे तभी तो उसे नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं तो समुद्र में तो कॉमन सी बात है, वहां पर तो लहरें ऊपर उठती ही हैं, हमेशा ही उठती है, और वो लहरें ऊपर उठने का रीजन क्या है, तो रीजन है ज्वार भाटा, ज्वार दिन में 2 बार आता है, एक बार नदी का जो जो नदी कह रहा हूं, जो समुद्र का जो जल है उसका ऊपर उठना वो ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा, तो ये तो कॉमन है ही, समुद्र के अंदर सुनामी आना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जब वो स्थल की तरफ बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है और उसका हम पे प्रभाव होता है, तभी हम उस पर ध्यान भी देते हैं, नहीं तो समुद्र में असंख्य कितने सुनामी आती है, बड़ी छोटी या लहरें ऊपर उठती है, ऐसा होता ही रहता है। ज्वार भाटा में हम कह सकते हैं कि नॉर्मली ज्वार जो है जल का ऊपर उठना, और सुनामी जो है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस में होता है, वो लहरें आगे बढ़ती रहेंगी, आगे चीजों को ध्वस्त करती रहेगी। हाँ, हाँ, इस वजह से हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जब सुनामी जो है उथले समुद्र में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगों की लंबाई कम हो जाती है और समय वही रहता है, तरंगों की ऊंचाई बढ़ती रहती है, कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर 5 मंजिल या इससे भी ज्यादा हो सकती है, और इसके तटवर्ती क्षेत्रों में भीषण विध्वंस होता है। देखो बताया ना कि जब सुनामी आएगी जो तटवर्ती इलाके होंगे वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ये नुकसान बेसिकली इन जलों के तरंगों के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कहता है आगे कि सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागर के तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, इस जगह पर आना कॉमन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम कह सकते हैं कहाँ कहाँ पर आता है, ठीक है। सुनामी जो है वो कॉमनली कहाँ पर आता है, और सुनामी में भी आप 2 ओशियन का नाम रखोगे याद, एक पैसिफिक ओशियन और एक इंडियन ओशियन,
हिंदी में कहे तो एक प्रशांत महासागर और दूसरा हिंद महासागर। आपने वो चैप्टर पढ़ा था ना, इफ वी ऑल कैन टुगेदर, वो हिंद महासागर में, क्योंकि दुनिया का रफेस्ट एंड ड्राइस्ट वो क्या है, ओशियन था वो। वहां पर सबसे ज्यादा सुनामी आती है, और वहां पर भी आती है, प्रशांत महासागर में भी आता है। और प्रशांत महासागर में सुनामी क्यों आती है? क्योंकि प्रशांत महासागर में ज्यादा भूकंप आता है, वहां इसीलिए आती है ज्यादा सुनामी। कहता है तटों पर पहुंचने पर सुनामी की सुनामी की जो तरंग है उसकी मात्रा में बहुत ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त होने का मतलब है फ्री हो जाती है, और समुद्र के जल से तट क्षेत्रों में घुस जाता है। नहीं, जब सुनामी की लहरें आती है तो वो बढ़ती रहती है, और समुद्र के जो तटवर्ती इलाके होते हैं उन पे भी वो लहरें चली जाती है, घरों को तोड़ देती है, इंसानों को मार देती है, और भी बहुत सारे नुकसान जो है वो कर सकती है। ठीक है भाई। आगे कहता है बंदरगाह, कस्बे और अनेक प्रकार के जो इमारतें, ढांचे, बस्तियां हैं, इनको जो समुद्र में आने वाली जो तटवर्ती की जो लहरें हैं यानी सुनामी है वो तबाह कर देती है, क्योंकि विश्व के तटवर्ती इलाकों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अच्छा, विश्व में ज्यादातर लोग जो है तटवर्ती इलाकों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? जैसे आप देखोगे श्रीलंका, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, आप देखोगे कि लोग जो है वो बीच में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि किनारे किनारे मछलियां हैं, उसे बेचकर खाकर जीविका चला सकते हैं। दूसरा, व्यापार होता है इन जगहों पर ज्यादा, शिप्स वगैरह आते जाते हैं, तो मजदूरी करना या और चीजें इजीली हो जाता है। लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, बहुत सारा रीजन है ना? व्यापार कर सकते, जो भी काम हो सकता है। तो इसीलिए तट, आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि भाई विश्व में जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर सघन जलवायु या फिर वहां पर सघन जनसंख्या क्यों है, ज्यादा जनसंख्या, तो ये 3 रीजन याद रखना आपको। ठीक है, एक तो व्यापार ज्यादा है, टूरिज्म ज्यादा है, और दूसरी बात हम वहां पर कह सकते हैं कि रोजगार के साधन भी ज्यादा है इसकी वजह से। ठीक है भाई। कहता है कि दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जान माल को नुकसान पहुंचाती है। देखो, एक पल के लिए भूकंप आता है तो भूकंप के लिए क्या कहते हैं, दीवार के किनारे खड़े हो जाओ, हो सके तो कोई टेबल कुर्सी हो तो उसके नीचे चले जाओ, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जब सुनामी आएगी ना, जब तक आप मूव करोगे ना, जब तक आपको उड़ा के ले जाएगी, वो इतना तेज आता है। कहते हैं ना, वो अपने एक ऐड देखा है, टेंट का ऐड आता है, बाकी सब तो उड़ गया, बस आपका फॉग रह गया, है ना? वो इंसान गलती से रह जाता है क्योंकि ऐड की वजह से, नहीं तो वो भी ना रहे। ऐसा ही होता है, सब कुछ उड़ जाता है बेटा, सब कुछ। हम सोच रहे हैं हमारा ये घर इतना मजबूत है, ये घर की तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर केवल फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की 2-3 मंजिल जो नींव बोलती है वो बची, बाकी सब उड़ गया। इतना तेज सुनामी आती है, इतनी तेज आती है सुनामी, इतना तक सब, सब का मतलब सब, ये घर पिलर विलर सब गया, इंसान की क्या औकात है। ठीक है भाई। देखो यहाँ पर बताया गया है, देखो क्या कहता है कि भाई बर्बादी का अनुमान आप इस चित्र को देख के लगा सकते हो, और ये कहता है कि ये 2006 में इंडोनेशिया में आया हुआ एक सुनामी का चित्र है, जिसका देखो एक घर वगैरह या जो वहां की चीजें कैसे डिमोलिश हो रही है। अच्छा, आप इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहता है 26 दिसंबर 2004 को भाई भारत में भी सुनामी आई थी, जिसके बाद में भारत में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपने हाथ से जान जान से हाथ धोना पड़ा। 3 लाख से, तो जो 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और कितना संपत्ति, 3 लाख का मतलब समझते हो, इतनी ज्यादा आबादी है। लोगों को मूव करने का भी चाहे मौका नहीं मिलता। इवन पता है क्या होता है, अब सीधी सी बात है, बहुत से लोग तो कहते हैं अरे नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं जाएंगे कहीं। अभी कई जगह की झुग्गियां टूट रही थी, तो लोग घर टूट रहे थे, मर जाएंगे लेकिन इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वही वाली बात है ना, लोग नहीं जाना चाहते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, कई लोग बूढ़े हैं, वो खुद ही नहीं जा सकते, वो कहते हैं हम कहाँ जाएंगे, खुद बचेंगे कि उसको उठा के टांग के ले जाएंगे। कहता उष्ण कटिबंधीय, अब चक्रवात के बारे में, अब भाई अगला प्राकृतिक आपदा पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, देखो चक्रवात क्या है, इसमें सुनामी में और इसमें डिफरेंस क्या है? सुनामी जो होती है उसमें पानी भी होता है, लहरें होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल ओनली विंड होती है, ओनली हवाएं होती है। कहता है उग्र मौसम, जब मौसम बहुत खराब हो जाता है, तूफान, बवंडर, है ना? कहता है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के बीच में पाया जाता है। ये उग्र मौसम ज्यादातर क्या है 30 डिग्री उत्तर, यानी पृथ्वी आपकी ऐसी ऊपर की तरफ, ये बीच में विषुवत रेखा 0 डिग्री, इसके 30 डिग्री ऊपर यानी कर्क रेखा, और बीच में मकर रेखा, इस बीच में ज्यादा क्या आता है आपका, चक्रवात आता है। क्या आता है? चक्रवात आता है। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? आगे कहता है कि आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसके, ये जो क्षेत्र की बात हो रही है उत्तर से दक्षिण के बीच में, ठीक है भाई, अभी जो मैं बता रहा था। और इसके बाद में इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर तक हो सकती है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात या जो आपका प्रभंजन, एक ऊष्मीय इंजन होता है, पेपर में आपसे प्रभंजन शब्द का इस्तेमाल भी कर सकता है, वो चक्रवात ना करके। कभी आप यूं सोच लो अरे प्रभंजन, हाँ चक्रवात ही होता है, कहीं बोलो ये तो एक नया ब्रांड का मंजन लग रहा है ना? पर ये
पर ये क्या है, ऊष्मीय इंजन होता है, इसलिए प्रभंजन बोल देते हैं। ऊष्मीय इंजन मतलब क्योंकि गर्म क्षेत्र में देखो क्या होता है, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाह करती है। तो होता क्या है, उच्च वायुदाब जब भी गर्मी ज्यादा होगी ना, जब गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पर गैसें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, हवाएं ज्यादा हो जाती है, और सर्दी जब होती है हवाएं कम होती है। आप इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि जब पहाड़ों पे जाते हो तो ऊंचाई बढ़ने के साथ ठंड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको पता है कि जो बीच का एरिया है, यहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट किरण पड़ती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से उच्च वायुदाब होता है, और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं बहती है। यहाँ से बहना शुरू होती है हवा, यहाँ तेजी से बहती है आप कह सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पर तेजी से हवा बहने की वजह से यहाँ पर क्या आता है, चक्रवात आता है। कहता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, समुद्र की सतह से प्राप्त जलवाष्प सघन रूप से गुप्त ऊष्मा, मतलब कहता है कि आपको, आपने अगर मैप देखा होगा, कभी देखा है आप लोगों ने मैप, मैप की तरफ आइए। अब इस मैप में देखोगे नीला समंदर दिख रहा है, ये भी पृथ्वी के अंदर ही है, और ये थोड़ा हरियाली दिख रही है यहाँ पर, पेड़ पौधे, और जो ये थोड़ी सी पिलियाली दिख रही है यहाँ पर, रेगिस्तान ज्यादा है। ठीक है, रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान मतलब मिट्टी विट्टी रेत वेत कुछ ऐसा इलाका है। तो यहाँ पर इस मैप को, ये पृथ्वी तो है, अब अगर आप इक्वेटर एक्सिस देखना चाहते हो, भूमध्य रेखा देखना चाहते हो, तो भूमध्य रेखा क्या है एक तरीके से, तो इसको देखो आप देखोगे ये आपका अर्थ है, और आप देखोगे तो इसमें आपको दो तीन चीजें दिखेगी कि अर्थ है, ये पूरा गोल है, बीच वाला जो रीजन है, बीच वाला ये भूमध्य रेखा है। अच्छा इधर काला काला क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही, ठीक है, इसलिए काला, इधर रात हो रही है, इधर दिन हो रहा है। ठीक? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा था कि हवा जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहेगी। तो उष्णकटिबंध में चक्रवात उत्पन्न होने के कई सारे कारण हैं, और कई बार विद्वान जो है, यानी जो वैज्ञानिक है, उनमें भी मतभेद है, वो भी एक्चुअल रीजन बता नहीं पाते कि चक्रवात क्यों आता है। लेकिन सब लोगों को एक ही बात पता है कि भाई जब हम अर्थ को देखते हैं तो इसमें नीला नीला जो आपको दिख रहा है ये समुद्र है। जब हवाएं, आपने स्थल समीर और समुद्र समीर के बारे में पढ़ा है, क्या होता है जरा बताना तो मुझे। अब मैं बता देता हूँ, चलो कोई नहीं, आपको याद नहीं है तो। स्थल समीर और वायु समीर में, सॉरी जल समीर में क्या अंतर है। समीर का मतलब होता है हवा। क्या होता है कि जब सूर्य दिन में चमकता है, तो सूर्य जब दिन में चमकता है तो जमीन यानी सरफेस जहां हम रहते हैं, और जो समुद्र है, जो पानी है, वो दोनों गर्म होते हैं। लेकिन जो धरती है, जमीन जो है, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। दूसरी चीज, वायु, सॉरी जो जल समीर है, ठीक है, समुद्र समीर है, उसमें क्या होता है कि देर में गर्म होती है और देर में ठंडी भी होती है। सुनो ध्यान से बात। इसीलिए जब रात का टाइम होता है तो जो समुद्र होता है वो देर से ठंडा होता है, और देर से ठंडा होने का मतलब गर्म है, और गर्म मैंने बताया था वहां पर जहां गर्मी होगी वहां हवा ज्यादा चलेगी। यही रीजन है कि रात के टाइम ही ज्यादातर ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है, और रात के समय सुनामी या ऐसी लहरें जब हवाएं चलती है ना समुद्र की तरफ से स्थल की तरफ, तो इसमें भी कई बार चक्रवात आने में कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट्स बताए गए तो आप देख लो उसको, उसके बारे में क्या बता रखा है। कहता है क्यों क्यों आता है, तो कहता है लगातार पर्याप्त मात्रा में, देखते एक तो उष्ण यानी गर्मी और आर्द्र वायु के सतत उपलब्ध की वजह से बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा विमुक्त होती है। दो बातें कह रहा है, कह रहा है एक तो आर्द्र, आर्द्र में मतलब, आर्द्र का मतलब वायु में नमी की मात्रा, तो मतलब क्या है, वायु में नमी की मात्रा। अगर वायु में नमी की मात्रा है, ध्यान से सुनना है, और दूसरी बात क्या है, वहां गर्मी भी ज्यादा है, जैसे बोल देते हैं ह्यूमिडिटी, बरसात के टाइम पे जो आपको देखने को मिलती है ना, पानी बरस रहा होता, एकदम सड़ी गर्मी हो जाती है बरसात के बाद, आपने देखा चिप चिप वाली गर्मी, हवा भी नहीं चल रही होती ऐसे टाइम पे, और क्या होता है कि गर्मी भी हो रही होती है बहुत ज्यादा। तो ऐसे टाइम पे जब फिर मौसम जब जैसे ही चेंज होता है तो बहुत तेज हवाएं चलती है, और ऐसे टाइम पे कई बार चक्रवात जो है वो आ जाता है। दूसरी बात का आता है तीव्र और कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल, ध्यान रखना है, पृथ्वी का रोटेशन यानी अर्थ जब मूव करती है तो दो बल उत्पन्न होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा कॉरियोलिस बल। इस कॉरियोलिस बल यानी पृथ्वी के मूवमेंट से, पृथ्वी के घूमने की वजह से भी क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। देखो लेकिन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 कॉरियोलिस बल कम होता है, और परिणाम स्वरूप यहाँ चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। यानी 0 से 5 के आसपास नहीं होगा, उसके बाद होगा। ठीक है, याद रखना है। तीसरी बात, आपको पता है वायुमंडल में कई परतें हैं, क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना, ऐसे ही। तो इसमें एक परत है जिसका नाम क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाता है। अब क्षोभ मंडल में भी अस्थिरता है, जिसकी वजह से निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र है वो बन जाता है, और इसकी वजह से कई बार चक्रवात चारों तरफ से उन्हें लग जाती है। और कई बार कहता है
कि मजबूत या ऊर्ध्वाधर वायु का बहना। कई बार बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं, तो उसकी वजह से भी आता है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, वैसे हमारी कॉलोनी के अंदर जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर हमने सुना था मेरी गली में आगे और एक पार्क वाली गली में आगे, मंदिर वाला पार्क जो उसकी गली में, तो बगल वाले की जो छत थी वो टंकी थी, वो बगल वाले के घर में गिर गई थी। छत से 4 मंजिल से टंकी गिरी थी और उसका बगल वाले का जो घर था वो चद्दर का घर था। हाँ, तो वो उसने क्या करा फिर उसको, उसमें भाई सीधी सी बात है, सीमेंट वाला चद्दर था तो वो टूटना ही है। हमारी गली में भी ऐसे ही हुआ था। उस हमारी गली में तो ऐसा हुआ था, उस पर्सन के ऊपर ही टंकी गिर गई थी, तो वो काफ़ी लंबे समय तक मतलब हॉस्पिटलाइज़ रहा था। उसका खर्चा भी देना पड़ा था। तो इसीलिए जब हम बनाते हैं घर वगैरह तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, टंकी-वंकी बनाते हैं तो उसके चारों तरफ थोड़ा इतना कवर कर देना चाहिए कि हवा से आए तो ऐसे गिरे ना। पानी इतना हमेशा भर के रखना चाहिए हमेशा उसके अंदर, या ज़्यादा बड़ी टंकी भी ना रखो, या उसके आस-पास कुछ इस तरीके से एरिया बना दो ताकि गिरे भी तो वो वहीं तक गिरे। ईंट वगैरह रख दो जब खाली हो तो उसके अंदर, ऐसा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, 1-2 चीज़ें और भी बता रहा है। चक्रवात के क्षेत्रीय और समय अनुसार वितरण। कहता है कई बार कई क्षेत्रों में पर्टिकुलर आता है और समय के अनुसार भी कई बार आता है। तो कहता है भारत में प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब आपको पता है भारत प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उसको बोलते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से ज़मीन से, स्थल से, वो प्रायद्वीप होता है। इसके अलावा जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और जो आप देखो इधर तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है और इधर आपका क्या है, हिंद महासागर है। अतः इन 3 जगहों से कई बारी मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समुद्र जो है वो देर से ठंडा होता है, जिसकी वजह से वहाँ से हवाएँ तेज़ी से चलती है और वो हवाएँ भी कई बार सुनामी प्लस बाढ़ दोनों का कारण बन जाती है। आगे कहता है मानसूनी मौसम में चक्रवात, जब मानसून होता है यानी बरसात का टाइम होता है, सावन भादो का टाइम होता है, तो उस समय 10 डिग्री से आपका 15 डिग्री के बीच में कई बार क्या हो जाता है, चक्रवात आने की संभावना होती है। दूसरी बात, बंगाल की खाड़ी में उस तरफ पूर्व की तरफ, इधर पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में कहता है कि अक्टूबर में और नवंबर में कई बार चक्रवात आते हैं। इसके अलावा चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर में और 92 डिग्री देशांतर से पैदा होता है। परंतु जुलाई में सुंदरबन का जो डेल्टा है उसमें कई बार 18 डिग्री से 90 डिग्री देशांतर तक उत्पन्न होता है। अच्छा, अक्षांश ऐसे रेखा है और देशांतर ऐसे रेखा है। तो इधर की तरफ से जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अब बोलोगे भैया तो बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे डाटा याद करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पूछेगा कि कौन-सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर देशांतर की तरफ से चक्रवात बनता है? तो वो या तो सुंदरबन, वो भी प बंगाल की खाड़ी में ही है, सुंदरबन का क्षेत्र, और दूसरा पश्चिम बंगाल, वो भी बताया गया है। वो दोनों के दोनों क्षेत्र कहाँ पर हैं? वो आपके यहीं पर है। तो उधर जो बनेगा वो देशांतर के कारण बनेगा चक्रवात, और इसके अलावा चाहे अरब सागर में बन रहा है, अरब सागर का मतलब जो इधर का रीजन है हमारे भारत का, या फिर जो हमारा हिंद महासागर है, यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पर जो चक्रवात बनेगा वो अक्षांश के कारण बनेगा। अच्छा, ये डिग्री तो भैया याद करना ही पड़ेगा, इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू। आगे कहता है उष्ण, अब इसमें चक्रवात के परिणाम तो सेम परिणाम, इसमें भी सेम परिणाम, भाई घरों को ध्वस्त कर देता है, भाई मनुष्य जो है उनकी जान की हानि होती है, ठीक है। तीसरी बात, कई बार क्या करता है कि ये तटवर्ती इलाकों में बहुत विध्वंसक कार्य करता है, क्योंकि ज्यादातर समुद्र के किनारे ही आता है ये भी चक्रवात, ज्यादातर क्योंकि समुद्र की हवाएं ही जो तेज होती है ना कई बार, तो वो चक्रवात लाने का काम करती है। ठीक है भाई, इसमें हवाएं इतनी तेज चलती है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर का मतलब क्या है? अगर सोचो गलती से आपको ट्रेन टकरा दे तो कितनी दूर जाके गिरोगे? ट्रेन, चलती ट्रेन। हाँ, हाँ। तो अगर गलती से ट्रेन आपको टकराती है तो मेरे ख्याल से आप कम से कम 20-30 मीटर दूर जाके गिरोगे। ठीक है? वो ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर भी तेज नहीं चलती और ये चलती है 180 किलोमीटर। जब ये आपसे टकराएगी तो आप कितनी दूर जाके गिरोगे? आप ये सोचो। हाँ, तो ये कितना ज़्यादा विध्वंसक हो सकता है, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हो। और कई बार तो ये जो तूफान होता है, यानी जो चक्रवात है, बहुत तेज आता है, इतना तेज आता है कि इसे तूफान महामौर्मी यानी स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। स्टॉर्म सर्ज का मतलब जब वो आएगा तो सब कुछ उड़ा के ले जाएगा, चाहे आगे ट्रेन भी खड़ी हो तो ट्रेन को भी ले जाएगा, ट्रेन तक को ले जाएगा उड़ाकर, इतना तेज होता है ये। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो आप? अच्छा, अब लास्ट हम एक पढ़ लेंगे एक बारी। कई बारी देखो और क्या करता है, कई बारी एक इसमें ऐसा नहीं कि पानी नहीं आता, पानी भी थोड़ा बहुत होता है। क्योंकि समुद्र की तरफ से जब आता है थोड़ा बहुत पानी भी होता है। थोड़ा बहुत होता है। ये नहीं कि समुद्र की लहरें ही बह रही हैं आपके ऊपर पानी के साथ। जैसे बरसात आती है तो आप देखते हो पानी भी आपके साथ चल रहा होता है। बरसात जब आती है तो पानी की बूंदें भी ऐसा ही होता है ये। तो कई बार
हाँ, बूंदे, बरसात वाली बूंदे, वैसे ही आता है। तो कई बार ये खेतों को भी डुबो देता है, तो फसलों को बर्बाद कर देता है, बस्तियों को बर्बाद कर देता है ये हमारी, और मानव द्वारा बनाए गए जो ढांचे हैं, स्कूल, कॉलेज, उनके आवास, वो भी। बाढ़ के बारे में आपने पढ़ा होगा। बाढ़ क्या है? तो बोलोगे बाढ़ के बारे में हमने समाचार में पढ़ा होगा, टेलीविज़न में भी दृश्य देखा होगा, और कई बार बाढ़ अधिकतर क्या होता है? वर्षा ऋतु में आता है। क्या केवल वर्षा की वजह से ही बाढ़ आता है? तो इसका रीज़न है नहीं। कई बार बाँध के टूटने से भी या अधिक जल भराव के कारण भी हो सकता है, और बाढ़ केवल बाँध के टूटने से या केवल बरसात के नहीं, कई बार बहुत ज़्यादा तटवर्ती इलाकों में जब ग्लेशियर पिघल कर पानी आ गया, ग्लेशियर मतलब जो स्टोर वाटर है पहाड़ों पर, अगर वो भी ज़्यादा आ गया, तो वो भी बाढ़ का एक कारण बन सकता है, क्योंकि ग्लेशियर का पिघलना मुंबई जैसे क्षेत्र, मुंबई पूरा डूब जाएगा जब ग्लेशियर सारे पिघल जाएँगे। मेक्सिको नाम का देश है आपका, ठीक है? मेक्सिको, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है मेक्सिको, देखो ये। पूरे अमेरिका को हम केवल 3 भागों में बाँटते हैं। ये रहा अमेरिका आपका 3। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कनाडा है, यहाँ तक ये कनाडा है। फिर इसके बाद ये बीच वाला हिस्सा जो है वो यूएसए, बीच वाला हिस्सा। और जो नीचे यहाँ से आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये है मेक्सिको। ये पूरा द्वीप डूब जाएगा, पूरा, पूरा, ये पूरा डूब जाएगा, पूरा। और इसमें आप देखोगे तो कम से कम छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जो है 10 से ज़्यादा देश आ सकते हैं, 10-15 से ज़्यादा देश, वो पूरे देश डूब जाएँगे। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न टू अस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें ग्लोबल वार्मिंग नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है, जैसे हम सीएफसी गैस यूज़ कर रहे हैं, सीएफसी गैस, एसी, फ्रिज, इन सब में, या जो पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन होता है, मीथेन गैस का हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है, ये सारी गैसें जो जितने पे भी ऑक्साइड लग जाता है, ये सब तापमान बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये बाढ़ को भी लाने का काम कर रही है, आप सबको याद रखना है। कहता है नदी में कई बार जल भराव हो जाता है, और बरसात, क्योंकि नदी में तो ग्लेशियर का पानी आ ही रहा है, और कई बार बरसात भी ज़्यादा आ जाती है, तो नदी क्या होता है? जल भराव। अभी दिल्ली में हमने देखा था, यमुना का जल स्तर डूब रहा था, तो रिपोर्टर फ्लाईओवर के नीचे जाकर देखो दिल्ली डूबने वाली है, वीडियो बना रहे थे। तो कई बार ऐसे भ्रमक भी होता है, परंतु उस पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इसमें हम कहेंगे कि भई बाढ़ जो आती है, तो वो कई बार नदी का जलस्तर बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से जो तटवर्ती इलाके हैं वो क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। ठीक है? और सामान्य तौर पर या अधिकतर हम कहें तो बाढ़ अधिक वर्षा के कारण ही आती है। क्योंकि बाँध का टूटना तो मतलब सिंपल सी बात है, हमको ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगा ना, अगर बाँध टूटेगी तो वो पानी हम हटा भी नहीं पाएँगे। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बाँध टूटने से पहले तो विध्वंस होगा, और उस पानी से फिर विध्वंस होगा। तो वो एक काफ़ी लार्ज स्केल पे होगा। जस्ट वी कैन नॉट इमेजिन, हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वो विध्वंसक होगी हमारे लिए। कहता है कई बार मानव बस्तियों को बाढ़ क्या करता है? तोड़ देता है, आस-पास की ज़मीनें खराब कर देता है, फसलें को खराब कर देता है, और कई बार हमारी जो बाढ़ आने से कई बार आमतौर पर मनुष्य का जनजीवन भी क्या हो जाता है? अस्त-व्यस्त हो जाता है। बाढ़ आने से जो है फसलों का बर्बाद होगा, सड़कें हो सकती है टूट जाएगी, घर हो सकता है डिमोलिश हो जाएँगे अगर कमज़ोर घर है तो। छप्पर के भी घर होते हैं ना लोगों के, गाँव देहात में या फिर, है ना? और कई बार बारिश आने से क्या होता है कि जो रूट होते हैं डाइवर्ट करने पड़ जाते हैं। अब बाढ़ नदी की वजह से आता है, तो नदी ऐसा थोड़ी है कि सब जगह आती है। अभी दिल्ली में जैसे हमने देखा था, जमुना का जलस्तर बढ़ा था, तो ऐसा थोड़ी कि पूरी दिल्ली डूब गई थी, लेकिन पानी भरा था, लाल किले के आस-पास आ गया था पानी। लाल किले के पास आने का पानी का मतलब है, अगर आप अपनी कार ले जा रहे हो, स्कूटी ले जा रहे हो, बाइक ले जा रहे हो, उस वाले रोड से अगर आपकी गाड़ी बीच में है, तो आप फँस सकते हो उस जगह, आपकी गाड़ी डूब सकती है। इवन हमने भी एक बात और देखा था, दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव हो गया था। तो मुखर्जी नगर या फिर करोल बाग में जल भराव हो गया था। बेसमेंट में कोचिंग चलती थी, उसके अंदर आईएएस की कोचिंग चल रही थी, और उस आईएएस की कोचिंग के अंदर कई लोग, जल भराव हो गया था उस बेसमेंट के अंदर, और 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जो मर गए थे करंट लगने की वजह से। तो आजकल तो ज़्यादातर लोग बेसमेंट चाहिए होता है लोगों को, अपना गोदाम बनाना है, पार्किंग बनानी है, मॉल वगैरह में अगर आप जाओगे, तो आपको बेसमेंट लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि बेसमेंट सस्ता मिल जाता है रेंट पर। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये क्या हो जाएगा? ये भी नुकसान, ये डूब सकते हैं। उसके अंदर कोई, अब बेसमेंट में सीधी-सी बात है, बेसमेंट में से निकलने का रास्ता क्या होता है? 2, या तो लिफ्ट या सीढ़ी, और सीढ़ी से तो पानी आ रहा है। लिफ्ट में घुस गए और लिफ्ट खुली ही ना तो फिर। तो ये हमारे लिए कई बार नुकसानदायक हो जाता है। कई बार झीलें भी बाढ़ का कारण बन सकती है, तालाब तो खैर नहीं बन सकते, और अत्यधिक वर्षा से ही बाढ़ आते हैं। और कई बार कहता है जब वर्षा बड़े ही पैमाने पर बहुत ज़्यादा स्केल पे होता है, तो ही ये आता है। ठीक है भई? तो बाढ़ बहुत आसान है। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र बताए गए हैं, जहाँ पर आपको कहता है वायु और चक्रवात की आपदा जहाँ पर आती ही आती रहती है। देखो यहाँ पर चक्रवात के लिए बताया गया है। जो ये तटवर्ती इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादा जोखिम है। देखो ये तटवर्ती इलाके हैं।
यहाँ पर ज़्यादा चक्रवात का खतरा है या सुनामी का खतरा है। ठीक है? यहाँ पर बताया भी गया है। देखो ये बाढ़ का दृश्य है ब्रह्मपुत्र नदी का, के आस-पास देखो पूरा जलमग्न हो गया, ये पेड़ का ऊँचाई का हिस्सा है। पेड़ के टॉप का हिस्सा है, देखो पेड़ पूरा कम दिख रहा है हमको, हालाँकि इसमें हम कम इमेजिन कर सकते हैं, बट गूगल पे या फिर आप यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ को ईज़िली फाइंड कर पाएँगे, जहाँ पर आप बाढ़ की विध्वंस को देख सकते हैं। हाँ, स्क्रीन में बोलो। अब बाढ़ आ सकता है क्योंकि पता है क्या होता है? वो हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा बाँध बना रहा है वो, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जब भी बाँध देखो सीधी-सी बात है, जब बारिश का पानी क्योंकि बारिश तो चाइना में भी बहुत आती है और चाइना में बाढ़ बाढ़ का पानी तो उसमें है ही। देखो बारिश जो ग्लेशियर पिघल के जा रहा है वो तो पानी है, लेकिन बरसात का भी आ गया और ऐसे टाइम पे जब पानी छोड़ा जाता है अच्छा अभी दिल्ली में बेमौसम में ये अभी क्यों आई थी बाढ़? दिल्ली में क्यों आ रही थी? क्योंकि हरियाणा से पानी छोड़ा गया था। हाँ, नदी का। हरियाणा से पानी जो हथनी-कुंड बैराज है, वहाँ से पानी छोड़ा गया था, ठीक है? वो एक बाँध का नाम है, जो हरियाणा में बना रखा है। वहाँ से पानी छोड़ा गया था, तो दिल्ली में क्या हो गया? बाढ़ आ गई। अच्छा, हरियाणा में पानी कहाँ से आया? तो हरियाणा में पानी ग्लेशियर से पिघल रहा था। इसके अलावा बहुत बार नेपाल में भी नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से बेमतलब में बिहार में बाढ़ आ जाती है। बिहार इसीलिए बदनाम है। भई नेपाल का क्या है? बिहार में हर साल बाढ़ आती है, आपने सुना होगा और बिहार में बाढ़ आने का रीज़न क्या है? उसका रीज़न है नेपाल। नेपाल पहाड़ी इलाका है, वो पानी रोक के रख ही नहीं सकता ज़्यादा। तो पानी तो स्लोप की वजह से आएगा और बिहार में बाढ़ आती है। कहता है हाँ, देखो मेन बात है कि तिब्बत की मानसरोवर लेक से निकलता है। अगर वो हमारे देश से निकलता ना तो हम उसको बाँध बनाने ही नहीं देते। तो तिब्बत पे पूरा उसका कब्जा है इस समय, आपको पता है, ना पता हो तो इसलिए। कहता है भारत में विभिन्न राज्यों के बारे में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण जान-माल के नुकसान के बारे में पढ़ा होगा। कहता है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ ऐसी भूमि को बता रखा है, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बता रखा है जहाँ पर बाढ़ कभी भी आ सकती है या आती ही है, आप कह सकते हो। मानचित्र 6.6 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बताया गया है। अब इसमें राज्य कौन से? असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित वाले राज्य हैं और इन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आता है, आ जाओ भाई अंदर। कहता है इन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आता है, वो नदियों के कारण आता है क्योंकि विशेषकर नदियों में जो जल होता है वो भराव हो जाता है जिसकी वजह से बाढ़ आता है। कहता है पंजाब, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती रहती है। इसके अलावा देखो पंजाब में जो जल भर जाता है, पंजाब में 5 नदियाँ हैं, इसकी वजह से कई बार ये पानी छोड़ देती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इवन पंजाब में भी बाढ़ आता है। जलमग्न हो जाता है, यानी पानी-पानी हो जाता है और कई बार बारिश आने का एक रीज़न देखो एक तो है कि बाँध से पानी छूटता है, दूसरा क्या आता है मानसून में बहुत ज़्यादा तीव्रता से बारिश आता है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उस राज्य का नाम बताओ जहाँ पर शीत ऋतु में या लौटता मानसून नवंबर के महीने के बाद बारिश होती है। तो उसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लौटता मानसून बारिश कराता है, पेपर में आता हुआ क्वेश्चन है ये, छप्पर फाड़ के क्वेश्चन आता है पेपर में। हाँ, छप्पर फाड़ के क्वेश्चन आने का मतलब है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये। आगे बाढ़ और परिणाम नियंत्रण। अब कहता है बाढ़ परिणाम नियंत्रण में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्व में जो राज्य हैं जैसे आपके और भी राज्य हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, इन सब में बाढ़ बार-बार आती रहती है और बाढ़ आने का 2 ही कारण बताया गया है, एक तो वर्षा या फिर बाँध का टूटना, ये भी कह सकते हो, ठीक है? मनुष्य के क्रियाकलाप भी कह सकते हो। अच्छा बाढ़ के आने से कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान तो आपको पता ही है कि भैया जान-माल की हानि हो जाएगी, फसलें नुकसान हो जाएँगी। फ़ायदा ये होता है कि जब बाढ़ आती है तो उसके साथ जलोढ़ मृदाएँ आती हैं। वो जलोढ़ मृदाएँ ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट ध्यान रखना है। आपको कहता है देखो बाढ़ आने से ना केवल फसलें बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढाँचा, सड़कें, रेल, पटरी, पुल, मानव बस्तियों को नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ से ग्रस्त कई इलाकों में कई बारी बीमारियाँ फैल जाती हैं। पानी जल भराव की हैजा, है ना? आत्रशोधन, हेपेटाइटिस, ठीक है? दूषित अच्छा हेपेटाइटिस भी होता है। इसके अलावा क्या कहते हैं दूसरी दूसरी दूषित जल संबंधित बीमारियाँ भी हो सकती है, जैसे आपकी आंतें सड़ सकती है, क्योंकि गंदा पानी पी रहे हो, ठीक है? इस वजह से। दूसरी ओर बाढ़ के कुछ लाभ भी हो सकते हैं, जैसे खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती है, फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, वो आपका मजोली असम में सबसे बड़ी जो है नदी द्वीप है और हर वर्ष बाढ़ से ग्रस्त होती है, परंतु यहाँ पर चावल की फसल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है। ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल आप इसमें
लिख लोगे जो आपको 4 चाँद लगाएगा पेपर में। ठीक है भाई? एग्ज़ाम्पल लिख लेना। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्रा में, यानी बाढ़ जितना नुकसान पहुँचाती है, उतना फ़ायदा नहीं करती। ठीक है? इसके अलावा भारत सरकार कहता है कि जो भारत सरकार है वो हर वर्ष बाढ़ से होने वाली गंभीर खतरों से हमें अवगत कराती है। बाढ़ से हमें कैसे निपटना चाहिए इसके लिए बहुत कुछ बताती है। जैसे बाढ़ से संबंधित कई इलाकों में जैसे बार-बार नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वज़ह से बाढ़ आती है, तो सरकारें क्या करती हैं उन इलाकों में बाँध बना देती है। क्योंकि नदी का पानी बार-बार बढ़ रहा है ज़्यादा, तो लोगों के लिए बाढ़ बन रही है, तो वहाँ पर बड़ा बाँध बना दिया। अब क्या करेगी सरकार? उस बाँध बरसात का पानी जब जमा होएगा, तो नहर बना दिया और उन इलाकों में फिर पानी को वो डाइवर्ट कर देती है, जहाँ पर वो जल उपलब्ध नहीं है। ठीक है? या फिर वहाँ पर बिजली बनाने में या फिर ऐसे इलाके जहाँ पर आजकल तुम देख रहे हो जैसे चिड़ियाघर बनाता है, ज़ू बनाते हैं, तो वहाँ पर कुछ सुंदर लेक बना देती है। पार्क में आजकल जैसे जापानीज़ पार्क है, उसमें झील बना दी, उसमें कंटिन्यूअसली पानी भी गिरता है, टूरिज़्म आकर्षित होता है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है देखने में। सरकार आजकल इसकी तरफ भी ध्यान धीरे-धीरे दे रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके अलावा कहता है बाढ़ लाने वाली नदी जो है जल ग्रहण क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना। ये कहता है कि सरकार ये भी काम कर रही है कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादातर बाढ़ आता है, जैसे यमुना आप जाओगे ना यमुना नदी के पास, आप मेट्रो में से कभी भी यमुना आनंद विहार की तरफ सफ़र करोगे या नोएडा की तरफ सफ़र करोगे, तो बीच में एक स्टेशन आएगा यमुना बैंक। वहाँ पर आपको यमुना नदी दिखेगी और यमुना नदी के आस-पास आपको ऐसी बहुत सारी ज़मीन ऐसी दिखेगी, अगर आप बरसात के टाइम पे जाओगे, तो जल आपको ज़्यादा भरा हुआ दिखेगा। यदि आप बरसात के टाइम के अलावा किसी मौसम में जाते हो, सर्दी में जाते हो, गर्मी में जाते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा इलाका बहुत खाली दिखेगा, बहुत हरियाली दिखेगी आपको, पेड़-पौधे भी दिखेंगे। तो लोग भैया यहाँ पर बताओ कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बन सकती है, परंतु बरसात के मौसम में पूरा ही भर जाता है वो, पूरा भर जाता है वो पूरा। इसीलिए वहाँ पर सरकार निर्माण कार्य नहीं होने देती, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म भी बन सकता है। हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि जो है सरकार क्या है बाढ़ों को क्या कर सके, रोक सके। अब सूखे के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी क्लास।